भगवान शिव की नगरी काशी से आज सद्भावना और सौहार्द का अनूठा संदेश निकल कर आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद के बीच एक बड़ी पहल हुई है। मुस्लिम पक्षकारों ने मंदिर प्रशासन को ज्ञान व्यापी मस्जिद से सटी जमीन देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 1700 फीट जमीन मिल जाएगी। हालांकि बदले में मंदिर प्रशासन ने भी मुस्लिम पक्ष को 1000 फीट जमीन देने का फैसला किया है। फिलहाल ज्ञान व्यापी मस्जिद का मसला वाराणसी कोर्ट में विचाराधीन है। मस्जिद काफी समय से विवादित रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था, फिर इसके अवशेषों से मस्जिद बनवाई, जिसे मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। इसी बात को कहते हुए सबसे पहले साल 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में स्वयं भू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से ज्ञान व्यापी में पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई। तो आपको बता दें कि काशी से सौहार्द का संदेश दिया गया है और सौहार्द का संदेश ये है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की तरफ से यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1700 फीट हिंदू पक्ष को जमीन दी गई है। हालांकि मंदिर प्रशासन भी बदले में 1000 फीट जो जमीन है वो ज्ञान व्यापी मस्जिद को देगा, यानी मुस्लिम पक्ष को देगा। तो देखिए, सावन से ठीक पहले भगवान शिव की नगरी से सामाजिक सौहार्द की बड़ी मिसाल पेश करने वाली आज खबर सामने आई है। मुस्लिम पक्षकारों ने मंदिर प्रशासन को 1700 फीट की जमीन दे दी है। हालांकि इसके बदले में मंदिर प्रशासन भी मुस्लिम पक्ष को 1000 फीट जमीन देगा। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसा है, ये जमीन प्लाट एक था 8276 और इस पर 1993 में कंट्रोल, जब बाद में 12वीं मस्जिद शहीद हुई तो उसके बाद यहाँ पुलिस के सेटअप बनाने के लिए ज़रूरत थी, तो कोई ज़मीन नहीं थी, तो 8276 प्लाट को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इन्हें दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये फाइनली डिसाइड कर लिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी परमिशन लेनी थी, ले लिया, तो इसके बाद ये फाइनली डिसाइड कर लिया कि ये प्लाट हम मंदिर पक्ष को दे दें। वहीं सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। आज 6696 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। गोरखपुर दौरे से पहले लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने 10 शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए, जबकि बाकी जिलों में जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। आज के इस कार्यक्रम के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई। लखनऊ में इस मौके पर सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया में पहले की विपक्ष की सरकारों पर बिना नाम लिए हमला बोला। सीएम ने कहा कि पहले बेसिक शिक्षा विभाग में सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भर्ती प्रक्रिया कुछ खानदानों की कमाई का जरिया थी, लेकिन अब सारी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब तक के कार्यकाल में हमारी सरकार ने 4.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण न्यायालय को भी इसको बार बार स्टे करना पड़ा था और भर्ती निकलती थी तो प्रदेश के कुछ गैंग ऐसे थे जो वसूली के लिए भी निकल पड़ते थे। कुछ खानदान और कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी आजीविका का जरिया हो गया था। तो हमारी एजेंसियां भी इसके लिए सतर्क हैं और हमने जेलें भी खाली करवाई हैं, काफी इसीलिए खाली करवाई हैं जिससे ऐसे लोगों को जो प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कलंकित करते थे, उन सब के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई। 4 वर्ष 4 महीने के पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी और एक भी नौकरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। गोरखपुर में सीएम योगी ने प्रदेश के 5वें सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। सीएम योगी हेलीकॉप्टर के जरिए गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने खाद कारखाना परिसर में सैनिक स्कूल का विधिवत भूमि पूजन किया। सीएम योगी की कोशिश से ही गोरखपुर में सैनिक स्कूल बनने जा रहा है और पूर्वांचल के लिए ये बड़ी सौगात से कम नहीं है।
इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और सांसद रवि किशन ने भी शिरकत की। इस सैनिक स्कूल में 6वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की छात्रावास की सुविधा के साथ पढ़ाई होगी। छात्रा छात्राओं को स्कूल में अलग अलग परिसर बनाए जाएंगे। स्कूल के हॉस्टल्स के नाम राष्ट्र के नायकों के नाम को समर्पित होंगे। वहीं सैनिक स्कूल के भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि देश के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बच्चों की बेहतर शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में खासतौर से कारगिल शहीद मनोज पांडे का भी जिक्र किया, जिन्होंने सैनिक स्कूल से ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं कि सैनिक स्कूल प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी जो पीढ़ी यहाँ पर पढ़ेगी वो अनुशासित पीढ़ी होगी। देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में उसे जाने का अवसर प्राप्त होगा और सेना में भी उच्च पदों पर सेवा करने का एक अवसर उसे प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आप सबको आने वाली पीढ़ी का अभिनंदन करते हुए हृदय से बधाई देता हूँ। और अब खबर लखनऊ से, जहां स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान सामने आया है। अंत्योदय कार्ड धारक को प्रतिवर्ष 5 लाख तक निःशुल्क इलाज मिलेगा। आयुष्मान योजना की तरह 5 लाख तक फ्री चिकित्सा सुविधा मिलेगी। 40 लाख से ज्यादा परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सीएम जन आरोग्य अभियान के तहत योजना का लाभ मिलेगा। 2700 से ज्यादा सरकारी निजी अस्पतालों में इलाज मिलेगा। कैशलेस योजना में लाभार्थी को नहीं करना होगा कोई भुगतान। इलाज पर होने वाला खर्च अस्पतालों को भुगतान करेगी सरकार। योजना में 1500 से ज्यादा पैकेज और प्रोसीजर हैं। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो सितंबर 2018 में लॉन्च हुआ था, जिसमें भारत के SECC डाटा 2011 के आधार पर उस समय लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 1.18 करोड़ के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए अन्य देश के साथ में ये उत्तर प्रदेश की आंकड़ा तब के दिया गया था 2018 में। और इसमें अभी तक हमारे जिन परिवारों को कार्ड अभी तक मिल चुका है उत्तर प्रदेश में, इसमें 1,42,00,000 का कार्ड अभी तक हम लोगों ने गोल्डन कार्ड बना के दे भी दिया है। और यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में संसद भवन के अंदर स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उनकी यूपी में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर चर्चा हुई। वहीं दोनों नेताओं के साथ स्वतंत्र देव सिंह ने राज्य के भाजपा संगठन को लेकर भी चर्चा की और इसके बाद वो संसद भवन से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर स्वतंत्र देव सिंह की पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। बसपा ने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी का आगाज किया। पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने इसके जरिए ब्राह्मण वोटों को साधने का सियासी दांव चला। उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक साथ आना ही होगा। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर वार करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज इस वक्त दहशत में है, लेकिन किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आज वक्त आ गया है जब ब्राह्मणों को खोया सम्मान वापस लौटाना है। उन्होंने कहा कि आज हम अयोध्या में हैं, इसके बाद हम वृंदावन और काशी भी जाएंगे। सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भगवान राम की बात तो करते हैं, लेकिन माता सीता की बात नहीं करते हैं। ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है कि आपको इन लोगों से सावधान तो रहना ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आपसे हमारा ये अनुरोध है और अपील भी है
कि ये वक्त जो है फिर से आया है जब आप भाईचारा बना के दिखा दें। सर्व समाज की सरकार उत्तर प्रदेश में खाली सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत चल करके और कानून द्वारा कानून का राज्य चला करके चलाने का काम करती है। तो देखिए, अयोध्या के बाद और कहां होगा प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी से देखते हैं। 24 जुलाई को अंबेडकर नगर में होगा, 25 जुलाई को भी अंबेडकर नगर में होगा, जबकि 26 जुलाई को प्रयागराज में यह प्रबुद्ध सम्मेलन किया जाएगा। आज अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद फिर 27 जुलाई को कौशाम्बी में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा, 28 जुलाई को प्रतापगढ़ में ये सम्मेलन किया जाएगा और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में ये सम्मेलन किया जाएगा, जिसका मकसद है ब्राह्मण वोट बैंक को साधना और 2007 वाले मैजिक को एक बार फिर से रिपीट करना। आज से इस कार्यक्रम की सम्मेलन की शुरुआत बसपा ने अयोध्या से की है। संसद के मॉनसून सत्र के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की संसद का आज दूसरा दिन था। सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। मॉनसून सत्र के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच धरना प्रदर्शन शाम 5 बजे तक जारी रहा और आज भी धरना प्रदर्शन में शामिल होने की सिर्फ 200 किसानों को इजाजत मिली थी। आज भी किसानों ने सरकार से मांग की कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। वहीं किसानों की संसद को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती है तब तक धरना जारी रहेगा और किसानों का ये आंदोलन 41 महीने तक यूं ही चलेगा। हम क्या जा रहे कि ये आंदोलन 43 महीने का है, अभी आंदोलन को 8 महीने हुए, तो अभी तो आंदोलन में 35 महीने हो रहे हैं। यही जल्दी खत्म हो जाएगा आंदोलन? ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? सरकार पूरा कानून जब वापसी ले लेगी, जब जाएंगे एमएसपी पर गारंटी कानून बन जाएगा, कमेटी बन जाएगी, वो भारत सरकार उससे बातचीत करती रहेगी। नहीं तो 35 महीने में तो कानून वापसी हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। 35 महीने तो लगेंगे। सरकार अब ले लेगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। नहीं लेगी तो 35 महीने में आंदोलन खत्म करवा देगी। इश्क के लिए अपने ही 7 घरवालों का कत्ल करने वाली शबनम की फांसी के मामले में अब एक नया मोड़ आता दिख रहा है। शबनम की फांसी के मामले में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दखल दिया है। सहर नकवी नाम की वकील ने शबनम की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की है। साथ ही उन्होंने राज्यपाल को भी अर्जी दी थी, जिसमें शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदलने की अपील की गई थी। उन्होंने बताया कि गवर्नर रूल के मुताबिक राज्यपाल ने उचित फैसला लेने के लिए शबनम की फाइल को यूपी सरकार को ट्रांसफर किया है। साथ ही राज्यपाल के निर्देश वाला खत भी कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा जा चुका है। सहर नकवी ने बताया कि उनकी अर्जी में इस बात का जिक्र किया गया है कि आजाद भारत में अभी तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं हुई है और अगर शबनम को फांसी की सजा दी जाती है तो इसकी वजह से दुनिया में भारत और यहाँ की महिलाओं की छवि पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वहीं अपनी अर्जी में सहर नकवी ने शबनम के 13 साल के बेटे और उसके भविष्य की भी दुहाई दी है। देखिए, ये कुछ दिन पहले अभी मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था मुद्दा कि हिंदुस्तान में पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है। तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये सच है कि आज तक कभी किसी महिला को फांसी नहीं हुई है और इसीलिए मैंने राज्यपाल महोदय को लेटर लिखा कि पूरे देश दुनिया में हिंदुस्तान के महिलाओं के प्रति एक ऐसी छवि बनी है कि हिंदुस्तानी लेडी एक मशहूर है। ये चीज़ स्पेशल रिस्पेक्ट मिलती है हमारे देश में महिलाओं को, स्पेशल सम्मान मिलता है हमारे देश में महिलाओं को। ऐसी जगह अगर फांसी दे दी जाएगी एक महिला को, वो भी पहली बार, तो पूरे देश दुनिया में एक चर्चा का विषय बनेगा कि हिंदुस्तान में एक महिला को फांसी दे दी गई। अपने प्यार की खातिर परिवार के ही 7 लोगों को मौत के घाट उतारने की गुनाहगार शबनम को फांसी के फंदे से बचाने की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर शबनम को सूली पर लटकाया जाता है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आज़ाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। ऐसे में शबनम इसी आधार पर अपने लिए राहत की उम्मीद कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।
और अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में 14 अप्रैल 2008 में 7 कत्ल हुए थे। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर ये कत्ल किए थे। माता पिता और मासूम भतीजे सहित परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 15 जुलाई 2010 को अमरोहा की कोर्ट ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी थी, यानी फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भी शबनम की सजा बदलने की याचिका को खारिज कर चुके हैं। आजाद भारत की पहली महिला है शबनम, जिसे फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस मामले में एक याचिका दाखिल कर दी गई है और इस बात की दुहाई दी गई है, इस बात की दलील दी गई है कि आजाद भारत में कभी भी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। वाराणसी में प्रशासन ने फूलन देवी की मूर्ति को जब्त कर लिया है। रामनगर सुजाबाद में फूलन देवी की मूर्ति लगाने की तैयारी की जा रही थी। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी की ओर से यह प्रतिमा लगाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और फूलन देवी की प्रतिमा को अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीण भी फूलन देवी की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे थे। विकासशील इंसान पार्टी की ओर से 25 जुलाई को फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी ने यूपी के 18 मंडल में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की तैयारी कर रखी है, जिसका ज्यादातर जगहों पर स्थानीय लोग विरोध भी कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ग्रुप के दफ्तर पर आईटी के छापे के मामले में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आईटी के छापों पर चिंता जताई है। लखनऊ में भारत समाचार के दफ्तर पर भी छापे पड़े थे। मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश है, ये एडिटर्स गिल्ड का कहना है। 22 जुलाई को दोनों संस्थान के दफ्तरों पर छापे पड़े थे। मेरे सहयोगी अविनाश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए प्राची, अगर बात करें तो जिस तरीके से कल एक अखबार समूह और एक चैनल समूह के ऊपर जिस तरीके से आईटी के छापे पड़े थे, उसके बाद से लेकर लगातार चौतरफा निंदा हो रही थी, क्योंकि इसको लगातार सभी लोग यही बता रहे थे कि मीडिया में जिस तरीके से छापे पड़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मीडिया की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। इसके बाद आज एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसकी कड़ी निंदा की है। उसने कहा इस तरह के छापे मीडिया संस्थानों पर नहीं पड़ने चाहिए और उसने आईटी की निंदा की है और ये भी कहा है कि इस तरीके के जो छापे हैं वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र पत्रकारिता पर घात पहुंचाते हैं, लिहाजा इसकी वो घोर निंदा करते हैं और कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए इस छापे को वो पूरी तरीके से गलत करार दिए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। तो अब इस पूरे मामले पर एडिटर्स गिल्ड ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक के बाद अब हर जगह यह आदेश लागू हो रहा है। अलीगढ़ में भी इस आदेश को लागू करते हुए कमिश्नर गौरव दयाल ने अधिकारियों के जीन्स, टी शर्ट और चप्पल पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी है। कमिश्नर गौरव दयाल ने अलीगढ़ मंडल के चारों जिलों अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज के लिए यह आदेश लागू किया। ड्रेस कोड के अलावा दफ्तर आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए साफ सफाई, शेविंग, बाल कटे होने के साथ साथ 26 पॉइंट की एक सूची भी तैयार की गई। सरकारी कार्यालयों में किस तरह से हम लोग ड्रेसअप हो गए हैं, इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम लोग को जीन्स और टी शर्ट पहन के नहीं आना है और इस तरह से हम लोग को अपना ड्रेस को पहनना चाहिए, लेकिन बहुत इनफॉर्मल ना दिखे। ये इंस्ट्रक्शन पहले से हैं, उसको रिपीट किया गया है। मंडल स्तर पर जितने कार्यालय हैं उसमें एक व्यवस्था इसके अलावा ये भी बनाई जा रही है कि कैसे कार्यालयों में जो पत्रावली है उनको रखरखाव कैसा हो, किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उन ऑफिस को मैनेज किया जाए। उधर शामली में अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि गैंगस्टर की कार्रवाई से बचने के लिए अपराधी खुद थाने में पुलिस के सामने अपराध से तौबा करते हुए समर्पण कर रहे हैं। अब तक गैंगस्टर की कार्रवाई से बचने के लिए करीब 1 दर्जन बदमाशों ने थाने में पहुंचकर अब समर्पण कर चुके हैं। मामला कैराना कोतवाली का है, जहां पर कस्बा कैराना के रहने वाले 3 आरोपियों ने कोतवाली में पहुंचकर पुलिस के सामने हाथ ऊपर करते हुए खुद को सरेंडर कर दिया। अपराधियों के खिलाफ बवाल करने, जान से मारने की धमकी देने और अन्य कई मामलों के तहत मुकदमे दर्ज थे।